हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 6 टू क्लास 10 तक की एनसीईआरटीज, जो आपको आपके स्टेट सिविल सर्विसेज, आपके यूपीएससी हर एक में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इसका कंटेंट आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और साथ ही आपको ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करती है सब्जेक्ट की, जिससे जब आप इन डेप्थ कोई सब्जेक्ट को, पॉलिटी को पढ़ेंगे तो आप इजीली उसे कंप्रीहेंड कर पाएंगे। तो इसी सीरीज में हम क्लास 10 के एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। वो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, दीज आर द सोशल डिफरेंसेस। सोसाइटी में जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, दीज आर, उनमें से 3 कैटेगरीज जो है वो इस चैप्टर में मेंशन की गई हैं, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से सोशल डिफरेंसेस सोशल इनइक्वालिटीज को पैदा करते हैं। अब इनइक्वालिटीज कहाँ है? जहां पे आप एक हिरार्की में, हिरार्की का मतलब है जहां पे आप एक लैडर में अरेंज कर देते हैं डिफरेंसेस को, कि कोई ऊपर है, कोई सुपीरियर है और कोई इंफीरियर है। फॉर दैट मैटर अगर आप जेंडर को लेते हैं, जेंडर के जो डिफरेंसेस है, सेक्सुअल जो डिफरेंसेस है, दैट इज नेचुरल। मेल एंड फीमेल जो बायोलॉजिकली डिफरेंसेस है उनमें, दैट इज नेचुरल। लेकिन जब आप उन्हें एक लैडर में, एक हिरार्की में अरेंज करते हैं कि वन सेक्स इज सुपीरियर देन द अदर, देन इट गिव राइज टू इनइक्वालिटीज, और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सोशल डिफरेंसेस आर नॉट द प्रॉब्लम। डाइवर्सिटीज होना, डिफरेंसेस होना इज नेचुरल, और उससे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडियाज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज देखने को मिलती है। लेकिन जब इनको इस तरह से अरेंज किया जाए हिरार्किकल कि वो इनइक्वालिटीज को पैदा करे, उनमें भेदभाव करे, दैट्स द प्रॉब्लम। और वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जेंडर, कास्ट एंड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज जेंडर। देखिए, जब सेक्सुअल डिफरेंसेस की बात की जाती है तो ब्रॉडली, नेचुरली जो है दैट इज मेल एंड फीमेल, और ये बायोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं। हार्मोन्स डिफरेंट है, क्रोमोसोम डिफरेंट है, ठीक है, इसमें XY क्रोमोसोम है, इसमें XX है। फिजियोलॉजिकली आप देखेंगे डिफरेंस है। सो दीज आर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जिन्हें नहीं बदला जा सकता, नेचुरली बाउंड है। बट जेंडर की जब आप बात करते हैं, सेक्सुअल और सेक्स, इट इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये फिजियोलॉजिकल और फिजिकल बॉडी और फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर है। बट जब आप जेंडर की बात करते हैं, इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जो सोसाइटी अपनी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट रखती है डिफरेंट सेक्सेस से। उनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। जैसे आप जनरली देखें, अगर कोई बेबी गर्ल है तो उसे अलग तरह के टॉयज दिए जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वो डॉल्स के साथ खेलें, उन्हें किचन सेट्स दिया जाता है। अगर आपने भी कभी गिफ्ट लेना हो, आप किसी बेबी गर्ल के बर्थडे पे जा रहे हैं, तो आप उसी तरह के गिफ्ट को चूज करते हैं। और अगर आपको एक बेबी बॉय के बर्थडे पे इन्वाइट किया जाता है, तो आप टॉयज खरीदते हैं, जैसे कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, इस तरह के आप चूज करते हैं। सो ये क्या है? ये माइंडसेट क्या है? दिस इज द जेंडर, दिस इज द सोशल कंस्ट्रक्ट, कि सोसाइटी ने एक रोड मैप या एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि फीमेल्स ये काम करेंगी, उनकी ये कैपेबिलिटीज हैं, और जो मेल्स हैं वो ये काम करेंगे, वो ये कैपेबिलिटीज हैं। तो जो स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं, ठीक है, स्टीरियोटाइप्स बना दिए जाते हैं कि एक पूरा एक फिक्स उनका, आप कहे एक बॉक्स में उनको रख दिया जाता है, एक लिमिटेशन बना दी जाती है कि इनका ये एरिया ऑफ वर्क है और इनका ये एरिया ऑफ वर्क है, ठीक है। तो जेंडर की जब हम बात करते हैं तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जो सोसाइटी के डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग रोल्स, रिगार्डिंग एक्टिविटीज, रिगार्डिंग कैपेबिलिटीज, रिगार्डिंग फंक्शंस, रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज इंक्लूडेड इन द जेंडर, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहां पे एक और टॉपिक की बात की गई, दैट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये क्या है? सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? जब आप काम को डिवाइड करते हैं। अगर आप एक इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ लोग लगे हैं, वहां पे बिलिंग में कुछ लोग लगे हैं, सेल्स में कुछ लोग लगे हैं।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे अलग अलग लोगों को सेपरेट कर दिया जाता है, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। फाइन। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है कि जब इस डिवीजन ऑफ लेबर को मोस्टली जब भी किसी आप वर्क एरिया में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाएं या आप फैक्ट्रीज में जाएं, जो वहां डिवीजन ऑफ लेबर आपकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे होता है कि किसको क्या काम आता है। कौन लेबर का काम कर सकता है, कौन एकेडमिक्स बिलिंग्स वगैरह का काम कर सकता है, कोई अकाउंट्स का काम कर सकता है, उस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है काम को। बट सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि जब आप काम को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सेक्स, ठीक है, कि आप एक फीमेल हैं तो आप घर पे घर का सारा काम करेंगे, हाउस होल्ड कोर्स आप करेंगे, आप मेल हैं तो आप बाहर जाके पैसे कमाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सेक्स। क्लियर? अब इस चैप्टर में क्लियर करते हैं कि जेंडर किस तरह से सोशल इनइक्वालिटी को राइज करता है, गिव बर्थ करता है। तो जेंडर में जब मेल एंड फीमेल्स की बात की जाती है, सोसाइटल माइंडसेट की बात की जाती है, सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स की बात की जाती है, तो आप जनरली देखेंगे कि हाउस होल्ड वर्क्स है, जैसे कुकिंग का है, बच्चों की टेक केयर करने का काम है, तो ये सब विमेन्स तक रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स को ये काम आता नहीं है। आप अक्सर देखेंगे कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या होटल्स में जाएंगे तो वहां पे शेफ्स, जो बड़े बड़े शेफ होते हैं, वो अक्सर मेल ही होते हैं। टेलर्स के पास जाएंगे तो बड़े बड़े डिजाइनर जो हैं वो मेल ही हैं। तो वो ये सब काम उन्हें आता है, वो कर सकते हैं, बट पॉइंट इज कि वो ये सब काम तब करेंगे व्हेन इट इज दे आर गेटिंग पेड। सो जितना भी अनपेड वर्क है, जिसकी सोसाइटी में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझी जाती, सोसाइटी उसको इतनी वैल्यू नहीं करता, दैट इज फॉर द विमेन्स। ठीक है? सो वही काम जो विमेन कर रही हैं, जब वो पेड हो जाएगा, उसके लिए पैसे मिलने लगेंगे, तो दैट कैन बी डन बाय द मेल्स टू। दिस इज द सोशल इनइक्वालिटी। सोशल डिफरेंस तो है, मेल और फीमेल में डिफरेंसेस तो हैं, बट इनइक्वालिटी कब आती है? जब उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, सोसाइटी में उनके कामों के लिए अनइक्वल वैल्यू होती है। ठीक है? अब साथ ही आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है, तकरीबन उसका जो 50% है वह विमेन कॉन्स्टिट्यूट करती है। स्टिल पॉलिटिकल लाइफ में उनका जो आप कहे एक्टिविटीज है या पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। वो 50% रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन आप देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ में तो उनका मिनिमम है, ना के बराबर है। ठीक है? एंड दैट इज क्योंकि उनके काम को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है? तो इसीलिए अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए विमेन्स ने किया प्रोटेस्ट, जिसे आप मोस्टली जानते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के नाम से। विमेन बाहर आई, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि उनके कामों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उन्हें भी पॉलिटिकल लाइफ में इक्वल पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जब विमेन्स भी चुनी जाएंगी, जब वो पॉलिटिकल लाइफ में आएंगी, जब वो लीडर बनेंगी, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी और उस पोस्ट में आएंगी जहां से वो कानून बना सकती हैं, तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसे कानून लेके आए जो विमेन्स के लिए बेनिफिटेड हो। ठीक है? कोई भी आप किसी भी सेक्शन ऑफ ग्रुप की बात कर लीजिए, हमारे सोसाइटी में कोई भी आप डाइवर्सिटी की बात कर लीजिए, सिर्फ जेंडर की बात नहीं है, अगर उन्हें उस पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है पॉलिटिकल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करना, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करके वो उस पोस्ट में आएंगे जहां से वो लॉ बना सकते हैं, और फिर वो ऐसे लॉज एंड ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे जिससे उनके पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट हो। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में आप अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अपने लिए कानून बनाते हैं। तो अगर आपको कानून चाहिए, विमेन्स को ये कानून चाहिए कि उनके हकों की जो है प्रोटेक्शन की जाए, सिक्योरिटी मिले, तो विमेन्स को इलेक्शंस कंटेस्ट करनी होगी, उन्हें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लेना होगा। इसके लिए उन्होंने मूवमेंट्स चलाई। और पहले तो आप अगर इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो विमेन्स को वोट करने का भी राइट नहीं था। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज में बहुत लेट उनको राइट टू वोट मिला, और मिला भी जस्ट बिकॉज उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जब उन्होंने आवाज उठाई कि उन्हें ये हक चाहिए। ठीक है?
सो अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, इन अगर कंट्रीज की आप बात करें तो वहां पे जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वुमेन का बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से आप कोई भी इंडेक्स निकाल के देख ले, वर्ल्ड की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस के लिए इंडेक्स निकालती हैं, हैप्पीनेस का इंडेक्स हो जाए, डेवलपमेंट का इंडेक्स हो जाए, जेंडर गैप का हो जाए, तो आप देखें कि हमेशा टॉप पे स्कैंडिनेवियन नेशंस ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे विमेन्स की जो पार्टिसिपेशन है सोसाइटी में, पॉलिटिकल लाइफ में, इट इज वेरी गुड, फाइन। बट अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो स्टिल, इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टिल देयर इज अ पैट्रियार्कल माइंडसेट। पैट्रियार्कल क्या है? पैट्रियार्कल क्या है कि जहां पे जो मेल है, जो फैमिली में जो एल्डेस्ट मेल है, उसकी अथॉरिटी होती है, कर्ता का कंसेप्ट होता है इसमें। मोस्टली इंडिया में ये है। कुछ अगर आप सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को छोड़ दे, साउदर्न पार्ट्स में, कुछ एरियाज में और ट्राइबल एरियाज कुछ मैट्रियार्कल है, अदरवाइज ऑल आर पैट्रियार्कल। मींस कि जो अथॉरिटी है वो एल्डेस्ट मेल के हाथ में होती है। प्रॉपर्टी की ओन की बात करें कि प्रॉपर्टी जब इनहेरिट होती है, दैट इज ऑल्सो विद द मेल। तो घर के जो मेल मेंबर है उनकी अथॉरिटी भी ज्यादा है, उनके पास पावर भी ज्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज्यादा है। तो ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ये भी जेंडर इनइक्वालिटी को जन्म देता है, फाइन। और अगर इन वेरिएशन को हम आगे और देखें, लिटरेसी रेट की बात करें तो पहले तो बहुत ही कम था, अराउंड विमेन्स का लिटरेसी रेट वाज 54% अराउंड। बट अब अगर आप देखेंगे तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन स्टिल अगर आप हायर स्टडीज की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, उसके बाद आप वर्क एरिया की बात करें, तो उनकी पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। फीमेल के पार्टिसिपेशन को आप मेजर कर सकते हैं बाय लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट इज लेबर फोर्स ऑल्दो विमेन्स के लिटरेसी रेट में इंप्रूवमेंट हुई है, एजुकेशन के स्टेटस में विमेन के बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, स्टिल हायर स्टडीज में दे आर लैकिंग। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, मार्केट में जो उनका, इकोनॉमी में जो उनका पार्टिसिपेशन है, इट इज स्टिल वेरी लो। अगर आप वर्ल्ड के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करेंगे तो इट इज जस्ट 48.5%। और अगर आप इंडिया की बात करेंगे, 100 में से सिर्फ 48.5% लोग ही, विमेन्स ही पार्टिसिपेट कर रही हैं इकोनॉमी में, ठीक है। ये वर्ल्ड का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। और इंडिया की बात करेंगे तो इट इज जस्ट 37%। सो आप देख ले, लिटरेसी रेट बढ़ा है, स्टिल इकोनॉमी में उनकी पार्टिसिपेशन इंप्रूव नहीं हुई है। क्यों? काम को इक्वल करती हैं लेकिन पे उनको कम मिलती है। ऑल्दो इक्वल पे का एक्ट लाया गया है, इक्वल पे का देयर इज अ एक्ट जहां पे ये कहा गया है, इक्वल वेजेस एक्ट, द नेम ऑफ द एक्ट इज द इक्वल वेजेस एक्ट। इसमें ये कहा गया है कि इक्वल काम करने वालों को इक्वल पेमेंट मिलेगी, वेजेस मींस पेमेंट, सैलरी सेम मिलेगी। लेकिन स्टिल आप देखें विमेन्स अगर एक एवरेज निकाला जाए तो मेल्स के कंपैरेटिवली वो ज्यादा काम करती है, स्टिल दे पेड लेस। आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, आप बॉलीवुड भी देख लीजिए, बॉलीवुड में भी मेल एक्टर्स को ज्यादा वेजेस मिलते हैं एज कंपेयर टू फीमेल एक्टर्स। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि फीमेल एक्टर्स को उनके बराबर मिले। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लीजिए, आप किसी भी सेक्शन में देख लीजिए, पहले तो उनकी रिक्रूटमेंट में ही बहुत से आप एक तरह से सेलेक्टिव किया जाता है, ठीक है। अगर वो मैरिड हैं, अगर उनकी फैमिली है तो उनको जनरली अवॉइड किया जाता है कि वो इतना टाइम नहीं दे पाएंगे काम को। ये सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है। ये जनरल नहीं है, इट इज जस्ट अ स्टीरियोटाइप, ये माइंडसेट है सोसाइटी का। इसीलिए जो है विमेन का स्टिल अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इतना कम है। और अगर आप मैकेंजी इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल इंस्टीट्यूट इसकी ये रिपोर्ट निकालते हैं और इन्होंने एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन को इंक्रीज कर दिया जाए,
अगर वो अभी इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, इट इज 37%, अगर उसे बढ़ा दिया जाए तो हमारा जो जीडीपी है इट विल बी राइज बाय 18%। तो आप देखें कि विमेन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की तरफ। अगर उनकी पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ा दी जाती है, हमारी अर्थव्यवस्था में उनकी रोल को, उनकी भागीदारी को अगर बढ़ा दिया जाता है, तो हमारा जीडीपी 18% राइज कर जाएगा। और कोई भी सोसाइटी, कोई भी देश बिना विमेन्स की आप कहे भागीदारी के आगे नहीं बढ़ सकता। दैट इज नेसेसरी, ठीक है। और ये अभी भी है बिकॉज हमारा जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, स्टिल पैट्रियार्कल माइंडसेट को लेकर चल रही है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज सन मेटा प्रेफरेंस। इसका रेफरेंस जो है, इसका रेफरेंस इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया गया था। खासकर इकोनॉमिक सर्वे में जब नॉर्दर्न इंडिया की बात की गई थी तो ये बताया गया था, आई थिंक 2018 का इकोनॉमिक सर्वे था ये, 2018-19 का, जहां पे ये कहा गया था कि स्टिल नॉर्दर्न इंडिया में देयर इज अ सन मेटा प्रेफरेंस। मींस ये कोशिश की जाती है कि उनके घर में एक बेबी बॉय पैदा हो, और जब तक वो ना होता है तो नहीं होता, वो तब तक अपनी ये कोशिश करते रहते हैं कि इस ख्वाहिश में वो पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। वहां पे अभी भी एक लड़के का फैमिली में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप उसको कल्चर के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो कल्चर्स हैं, आप जैसे कहते हैं कि जो लास्ट राइट्स के जो काम होते हैं, जब अंतिम संस्कार के जो काम होते हैं वो लड़का ही करता है, ठीक है। कल्चर में ये सोचा जाता है, उसका रीजन आप ले सकते हैं। या फिर आप ये कहें कि जो माइंड सेट है कि जो प्रॉपर्टी है वो लड़का इनहेरिट करेगा। इन सब की वजह से स्टिल सोसाइटी में ये जो सन मेटा प्रेफरेंस है वो बहुत देखी जाती है। और ये पैट्रियार्कल माइंडसेट और सन मेटा प्रेफरेंस कि लड़का होने की चाहत और कि जो घर में जो एल्डेस्ट मेल है उसकी अथॉरिटी, उसकी प्रभुसत्ता, इन दोनों रीजन की वजह से जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जो जेंडर सोशल डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस, वो जन्म देता है जेंडर इनइक्वालिटी को, ठीक है। और इसे खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक ही तरीके से, और दैट इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब पॉलिटिक्स में विमेन्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, इसी के लिए विमेन्स को आप देखें, जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे विमेन को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। 1/3 ऑफ टोटल सीट्स या 33% टोटल सीट्स जो वहां पर जिसके लिए इलेक्शंस होती है उसकी 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं विमेन्स के लिए। किसमें? आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, चाहे आप पंचायत की बात करें चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, ठीक है। 33% और 1/3। इसी तरह से ये डिमांड की गई है कि पार्लियामेंट में भी, लोकसभा हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, वहां पे भी विमेन्स के लिए रिजर्वेशन रखी जाए ताकि विमेन पॉलिटिक्स में आके अपने बेनिफिट के लिए रूल्स और लॉज ला सके और जो कानून उनके अगेंस्ट हैं उन्हें रोका जा सके। लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। विमेन्स को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में तो रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, लेकिन पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है। और अगर आप बात करें रीसेंट इलेक्शंस की जो 2024 में हुआ था, तो अभी जो प्रेजेंट हमारी लोकसभा बैठी है, पार्लियामेंट है, वहां पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन अप्रोक्सीमेटली 13% है। विमेन एमपीज जो हैं, आप देखिए कितनी कम परसेंटेज है, 13%। इसी को 33% बनाने के लिए बिल लाया गया था, लेकिन स्टिल वो पेंडिंग है, वो अभी पास नहीं हुआ है। क्लियर? तो जब भी इस डिफरेंस को, ये जो सोशल डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस, इसे इनइक्वालिटी बनने से रोका जा सकता है ओनली थ्रू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे मिली है, बट इट नीड टू बी इन द हायर स्टेटा ऑल्सो, जैसे पार्लियामेंट में। सेकेंड सोशल डिवीजन जिसकी बात की गई है इस चैप्टर में, दैट इज रिलीजन। अब रिलीजन एक ऐसा डिफरेंस है जो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ वर्ल्ड में मिलता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स पाए जाते हैं। कहीं पे कुछ एक सिंगल रिलीजन बहुत मेजॉरिटी में होता है, बाकी काफी कम प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं, बट डिफरेंसेस आर देयर। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। बुद्धिस्ट भी पाए जाते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैनिज्म,
तो हर तरीके का सिखिज्म, हर तरीके का रिलीजन जो है, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है इंडिया में मिलते हैं। तो और रिलीजन को पॉलिटिक्स से, अगर आप कहें कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रखें, तो ये अलग नहीं रखे जा सकते। जैसे गांधी जी ने भी कहा है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में गांधी जी ने अपने एक यंग इंडिया करके उनका एक न्यूज़पेपर आता था प्री इंडिपेंडेंस में, वहां पे उन्होंने 7 सिंस की बात की थी। उसमें से एक सिंस था, दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ये आप एथिक्स में पढ़ेंगे, एथिक्स जो आपका GS 4 का टॉपिक है, वहां पर 7 सिंस, जहां पर आप 7 सिंस के बारे में पढ़ेंगे गांधी जी के। वहां पे जब फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा जाता है, वेरियस फिलोसफर्स की जो बातें हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से उनका क्या मतलब था। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो गांधी जी ने 7 सिंस की बात की थी, उसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें से एक सिन है, दैट इज पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। मतलब एक पाप है कि पॉलिटिक्स का प्रिंसिपल के बगैर होना। और ये प्रिंसिपल कहां से आते हैं? इंसान को मॉरल्स, वैल्यूज कौन सिखाता है? दैट इज रिलीजन। रिलीजन आपको सही और गलत में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। आपको जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनका साथ देने में हेल्प करता है, उनकी सहायता करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। तो रिलीजन जो है आपकी लाइफ में मोरालिटी लाता है, प्रिंसिपल्स लाता है, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को पॉलिटिक्स में यूज करके आप पॉलिटिक्स को एक ट्रू पॉलिटिक्स बनाते हैं। राजनीति जब तक उसमें प्रिंसिपल्स लैक है, तो वो राजनीति जरूर देश का नुकसान ही करेगी। तो वो राजनीति पाप है जिसमें प्रिंसिपल्स नहीं है, और इन प्रिंसिपल्स को आप रिलीजन से सीखते हैं, मॉरल से सीखते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को, धर्म को, राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। तो इतना तो क्लियर है कि राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। बट जब धर्म राजनीति पे इतना ज्यादा इंपैक्ट करने लगता है, वो उसको नेगेटिवली इंपैक्ट करने लगता है, तब रिलीजन को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। और वो किस तरह से करता है? बाय द वे ऑफ कॉम्युनलिज्म। देखिए, रिलीजन जब तक आपको वो गाइड कर रहा है, जब तक वो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तब तक रिलीजन इज वेरी गुड। लेकिन जब ये माइंडसेट स्टार्ट हो जाते हैं, कॉम्युनलिज्म का ग्रोथ कहां से स्टार्ट होता है? जब पहले ये समझा जाता है कि एक रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। मतलब सपोज आप हिंदुइज्म का एग्जांपल ले लें कि जितने भी लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो एक कम्युनिटी है जो दूसरी कम्युनिटी से अलग है। ठीक है, सो वन रिलीजन फॉर्म्स वन कम्युनिटी। देन ये समझा जाए कि एक रिलीजन के सभी लोगों का कॉमन नीड है, कॉमन गोल है। अब आप देखिए, ये जरूरी तो नहीं है कि सब लोग जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर सब जितने भी लोग हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम, उनके सोचने का तरीका, उनकी नीड सब एक जैसी हो। एक ही रिलीजन में अलग अलग नीड के लोग भी हो सकते हैं, उनकी अलग अलग विचारधारा भी हो सकती है, उनकी अलग अलग डिमांड्स भी हो सकती हैं। बट कम्युनलिज्म कब शुरू होता है? जब ये जाना जाता है कि एक रिलीजन एक कम्युनिटी को बनाता है और एक रिलीजन के सभी लोगों का जो नीड है वो सेम होती है। और साथ ही ये जो नीड है, दिस नीड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन। बाकी जो धर्म है, एक धर्म के लोगों की जो डिमांड्स है, उनकी जो जरूरतें हैं, वो दूसरे रिलीजन के लोगों से अलग है। और ना सिर्फ अलग है बल्कि ओपोजिट हैं। ये चारों माइंडसेट, ये चारों मेंटालिटीज, ये चारों सोचें, ये चारों विचार जब रिलीजन में आते हैं तो वो कम्युनलिज्म को ग्रो करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं।
जब ये माना जाता है कि एक धर्म के लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, उस धर्म को फॉलो करने वाले हर इंसान का जो नीड है वो एक जैसी है, और उनकी नीड दूसरे धर्म के लोगों से अलग है, ना सिर्फ अलग है बल्कि ऑपोजिट है, विरुद्ध है, और वो सुपीरियर है, और अदर रिलीजन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी ही होती है। मैक्सिमम ये समझा जाता है कि हमारा धर्म बड़ा है दूसरों के धर्म से। ये सब चीजें लीड करती हैं टू द कॉम्युनलिज्म। और कॉम्युनलिज्म किसी भी देश के लिए उसको जो है खत्म करने के लिए, उसे उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फाइन, सो व्हेन दीज फीलिंग्स अराइज, जब ये विचारधारा अराइज होती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में, तो कॉम्युनलिज्म का ग्रोथ होता है देश में। और ये कॉम्युनलिज्म जो है ये फर्दर इनको प्रमोट किया जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज। जब पॉलिटिक्स में, राजनीति में रिलीजन के बेस पे वोट मांगे जाते हैं, जब पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस सिंबल्स को यूज करती हैं अपनी, आप एक तरह से अपने जो वादे उन्होंने करने, जो वादे वो करते हैं, जो वो मैनिफेस्टोज लेके आते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए कि वो ये काम करेंगे अगर वो इलेक्शंस में आएंगे, वो रिलीजन ओरिएंटेड होते हैं। दिस इज द वे जब पॉलिटिक्स भी कॉम्युनलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, एक जब वहां के लोगों की ये विचारधारा हो जाए, और दूसरा जब पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, जब इलेक्शन इस बेसिस पे लड़ा जाए कि भाई आप पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को टारगेट किया जाए, उनके सिंबल्स का यूज करके उन्हें कहा जाए, उन्हें बोला जाए कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपके रिलीजन को प्रमोट करेंगे, आपके रिलीजन के लिए ये करेंगे, आप ये मंदिर बनाएंगे, ये मस्जिद बनाएंगे, इस तरह के वादे किए जाए। सो देन जो है पॉलिटिक्स जो है, जो कम्युनलिज्म की मेंटालिटी है उसको प्रमोट करता है। बट अब हमारी कंट्री की बात की जाए तो और कंट्री इज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या है? जहां पे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में सेकुलरिज्म, प्रियम्बल जब हमने पढ़ा था प्रीवियस एनसीईआरटीज में, तो हमने देखा था हमारे देश को सेकुलर डिक्लेयर किया गया है। हमारे स्टेट का, हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हर रिलीजन की इक्वल इंपॉर्टेंस है, उसको इक्वल वैल्यू दी जाती है। आप फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने की आजादी है, उसे प्रमोट करने की आजादी है, उसके इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने की आजादी है, और एट द सेम टाइम सरकार किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है अनटिल अनलेस वो पब्लिक ऑर्डर को किसी तरह से इफेक्ट ना करे, कंट्री की सिक्योरिटी को किसी तरह से अफेक्ट ना करे। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारा देश फॉलो करता है सर्व धर्म समभाव। इट मीन्स ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वल। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वहां पर स्टेट जो है वो रिलीजन में, स्टेट और रिलीजन में एकदम क्लियर कट डिमार्केशन होती है। किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी में स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम हमारे देश की बात करें तो आप देखिए, ईद पे भी हॉलीडे होती है, दिवाली पे भी होती है, गुरुपूरब पे भी होती है, और क्रिसमस पे भी होती है। सो यहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे जब ट्रिपल तलाक का केस हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व हुआ था। उसे वो एक रिलीजियस, अगर उस वे में से देखा जाए तो इस्लामिक लॉ के अंडर आता है वो, स्टिल क्योंकि वो विमेन्स के राइट्स के अगेंस्ट था तो वहां पे इंटरफेरेंस की गई। सबरीमाला केस की अगर आप बात करें, जो बहुत हाईलाइटेड रहा था 2-3 साल पहले, जहां पर विमेन्स को अलाउड नहीं था पर्टिकुलर टेंपल्स पे जाना, रीजन रिलीजन दिया जाता था, बट वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है और विमेन्स को राइट प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो बिल्कुल डिमार्केटेड रहता है रिलीजन से। वो इंटरफेयर करता है जहां पे लोगों के राइट्स वायलेट हो। तो यहां पर कंसेप्ट है सर्वधर्म समभाव का। ठीक है, धर्म निरपेक्षता से ज्यादा बेटर है सर्वधर्म समभाव, कि हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। और अगर कोई भी रिलीजन लोगों के राइट्स को वायलेट करेगा, लोगों की फंडामेंटल मौलिक अधिकारों को छीनेगा, तो
उसके अगेंस्ट काम किया जाएगा। फाइन, सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करने को प्रोहिबिट करता है, साथ ही वो सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है, सबको हक है अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने का। फाइन, तो इस तरह से जो रिलीजन है जो कॉम्युनलिज्म की तरफ बढ़ सकता है बाय द वे ऑफ पॉलिटिक्स और बाय द वे ऑफ कम्युनल मेंटालिटी, उसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बाय द वे ऑफ फंडामेंटल राइट्स और बाय द वे ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस। क्लियर? सो दैट वाज द सेकंड सोशल डिफरेंस। थर्ड सोशल डिफरेंस जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे दैट इज कास्ट। रिलीजन और जेंडर की जब बात करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट है, हर जगह ये सोशल डिफरेंस पाया जाता है, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाइए। लेकिन जब आप कास्टिज्म की बात करते हैं तो ये पेक्युलर है हमारी सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के। और कास्ट सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन मतलब कि अगर फादर ब्राह्मण है तो बेटा भी ब्राह्मण ही होगा और वो उसी का काम करेगा। अगर फादर लकड़ी का काम करता है तो बेटा भी लकड़ी का काम करेगा। अगर फादर जो है आप कहें मिट्टी के बर्तनों का काम करता है तो बेटा भी उसी का काम करेगा। ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन थी और उसी के बेसिस पे ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफिकेशन के बेसिस पे कास्ट सिस्टम को बना दिया गया, जो कि ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। सो दैट वाज द कास्ट सिस्टम जो देश में जो पेक्युलर है हमारे इंडियन सोसाइटी के। और बट दिस कास्ट सिस्टम वाज वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग। ये जो लोअर कास्ट लोगों के साथ था उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। उन्हें पब्लिक प्लेसेस पे जाना, पब्लिक थिंग्स का इस्तेमाल करना, जो कुआं है वहां से पानी लेना, टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था। उनके साथ अनटचेबिलिटी की जाती थी, छूतछात किया जाता था। और इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। आर्टिकल 17 की अगर आप बात करें तो वो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इस चीज का ध्यान रखा कि आजादी के बाद ये जो कास्ट की वजह से लोगों में भेदभाव हुआ है उसे मिनिमाइज किया जा सके, इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखे। सीट्स की रिजर्वेशन भी रखी गई है, लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए। साथ ही उनकी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी रखी गई है, एजुकेशन में भी रखी गई है, हर जगह रिजर्वेशन रखी गई है ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, ताकि उनके साथ जो इतने ईयर्स के साथ एट्रोसिटीज हो रही है उसे कम किया जा सके। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट डे की बात करें तो आप कास्ट सिस्टम आज के डेट में ऑल्दो मिनिमाइज हुआ है, क्योंकि आप अगर मॉडर्न एरा को देखें, अर्बनाइजेशन को देखें, शहरीकरण बढ़ा है। शहर में जब लोग जाते हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो एक दूसरे को नहीं पूछते कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं करते कि ऑपोजिट कास्ट के लोगों के साथ टच नहीं करना है, वो उनके साथ काम भी करते हैं, उनके साथ खाना भी खाते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो कास्ट अगर आप पब्लिक फ्रंट में देखें तो कास्ट का कंसेप्ट थोड़ा कम हुआ है। बट अगर प्राइवेट स्फीयर की बात करें, आप प्राइवेट स्फीयर कि जब पर्सनल लाइफ की बात आती है तो अभी भी कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखिए तो वहां पे कास्ट स्पेसिफिक मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। मैरिज के टाइम पे कास्ट का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जब और पब्लिक स्फीयर की बात आती है, पर्सनल लाइफ की बात आती है, तो कास्ट इज स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। पब्लिक लाइफ में वो कम हो गई है क्योंकि रिजर्वेशंस मिल गई है, ऑफिसेज में एक साथ काम करते हैं, साथ जो है फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो वहां ये कम हो गया, लेकिन प्राइवेट स्फीयर में इट इज स्टिल देयर। और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए सो पॉलिटिक्स का इंपैक्ट कास्टिज्म में हुआ है और कास्ट सिस्टम का इंपैक्ट भी पॉलिटिक्स में हुआ है। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से इंपैक्ट किया है। सो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो आज के समय में जब भी इलेक्शंस होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान रखती हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी पर्टिकुलर कास्ट के ज्यादा लोग हैं, वो अपना मेंबर, अपना जो लीडर है उसी तरह से अपॉइंट करते हैं, अपना कैंडिडेट उसी तरह से अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अगर सपोज वो ये देखते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
ब्राह्मण्स की जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वो कोशिश करते हैं कि अपना कैंडिडेट जो अपॉइंट करे वो उसी कास्ट से बिलोंग करता है। और अगर कहीं पे लोअर कास्ट की बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन है तो वहां पे वो लोअर कास्ट का कैंडिडेट अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से क्या है, कास्ट का जो इम्पैक्ट है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। और वो ये भी ध्यान रखते हैं जब भी वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो कास्ट के बेस पे मोबिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। वो लोगों को इस तरह से अपनी बातें बताते हैं कि वो जो है पर्टिकुलर कास्ट के लोग उन्हीं को वोट करें। तो कास्ट के बेस पे वोट मांगे जाते हैं, कास्ट के बेस पे ही इलेक्शन लड़ी जाती है। लेकिन स्टिल आप कहें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी वेरिएशन है पॉपुलेशन में, एक ही प्रोपोर्शन में भी ज्यादा होगी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक कास्ट में भी मेजॉरिटी में पाई जाए लेकिन दूसरी कास्ट भी पाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही कास्ट के लोगों के वोट जीत के सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आपको मेजॉरिटी में आना है, आपको सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम वोट्स जीतने हैं। तो इसके लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप एटलीस्ट हर कास्ट के लोगों को अपील करें। और ऐसा भी होता है कि एक ही कास्ट के डिफरेंट लोगों का जो प्रेफरेंस होती है कैंडिडेट को लेके वो डिफरेंट होती है ना। हो सकता है कि एक ब्राह्मण कास्ट का एक लड़का पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता और दूसरा किसी और पार्टी को सपोर्ट करता, और सिमिलर वे में एक ही कास्ट के डिफरेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन जरूर मिलती है, सिर्फ कास्ट के बेस पे इलेक्शन जीतना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन स्टिल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। आपने रिसेंट इलेक्शन में भी देखा होगा कास्ट बेस पे, और बहुत सी पार्टीज हैं जो कास्ट बेस्ड ही बनी हैं, जस्ट बिकॉज टू गेन आप कहें सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, उस पॉलिटिकल पार्टीज को बनाया गया स्पेसिफिकली उसी मुद्दे से। फाइन। सो कास्ट का जो इंपैक्ट है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। कैंडिडेट इस हिसाब से चुने जाते हैं, पार्टीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि पर्टिकुलर कास्ट के लोगों से वोट लिए जाए, मैक्सिमम वोट वहां से जीते जाए। और सिर्फ पॉलिटिक्स में कास्ट का इंपैक्ट नहीं हुआ है, कास्ट सिस्टम में भी पॉलिटिक्स का हुआ है। अब अगर आप देखें, जब से रिजर्वेशन मिली है तो हर कास्ट सिस्टम ये चाहता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करे, बाकी कास्ट को अपनी कास्ट सिस्टम में, अपने ग्रुप में इंक्लूड करके अपनी कास्ट को बढ़ाए। और न्यूमरस इंटरमीडिएट कास्ट भी बढ़ गई हैं, है ना, बैकवर्ड क्लासेस आ गई हैं, बहुत सारी कास्टेज इंटरमीडिएट जो है वो ग्रो हुई हैं, जस्ट अपनी जो रिजर्वेशन है उसको लेने के लिए। तो जो इंपैक्ट है वो वाइस वर्सा है। कास्ट में जाति पे राजनीति का इंपैक्ट हुआ है और राजनीति पे जाति का हुआ है। राजनीति पे जाति का इंपैक्ट हुआ है तो इससे क्या है कि कैंडिडेट उस हिसाब से चुने जाते हैं, वोट्स उस हिसाब से बनाए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ही उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट की जाती है। और जाति की बात करें तो जातियां अपने ग्रुप को बड़ा करने में लगी हैं, अपने अंदर और कास्ट को इंक्लूड करके। सो तब तक कास्ट सिस्टम सही है जब तक कास्ट सिस्टम जो है पॉलिटिक्स में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एक आवाज देता है। आप देखिए कास्ट सिस्टम रिजर्वेशन होने से ये फायदा हुआ है कि उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है कम हो गई है। आज की डेट में लोअर जो कास्ट के लोग हैं वो भी फोर फ्रंट में आए हैं, उनको लिटरेसी मिली है, रिजर्वेशन मिली है, ऑक्यूपेशन मिली है, गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन मिली है, इकोनॉमिकली वो आगे बढ़े हैं। तो तब तक तो कास्ट का रोल पॉलिटिक्स में अच्छा है जब तक वो उनको आवाज देते हैं, उनकी डिस्क्रिमिनेशन कम करते हैं। लेकिन जब कास्ट का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाकी मुद्दों से ध्यान हटा दे, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं देश के, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, बेरोजगारी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन इंपॉर्टेंट मुद्दों से जब वो ध्यान हटा देते हैं तब कास्ट सिस्टम एक मेन रीजन बन जाता है जिसे पॉलिटिक्स से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो जब तक ये पिछड़े वर्गों को आवाज देता है, उनको रिप्रेजेंटेशन देता है, उनके डिस्क्रिमिनेशन कम करता है, तब तक कास्ट, द फंक्शन ऑफ कास्ट और द आप कहे पार्टिसिपेशन ऑफ कास्ट इन द पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट। और व्हेन इट डाइवर्ट द इंटेंशन देन इट fails to perform its respective role. So that is it about the chapter, जहां हमने 3 सोशल डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा, दैट इज जेंडर, रिलीजन और कास्ट। और हमने देखा कि ये तीनों चीजें किस तरह से अनइक्वालिटी को जन्म देती हैं और इनका क्या राजनीति पे क्या इंपैक्ट है और किस तरह से ये खुद राजनीति से इंपैक्ट होती है।
सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।